Hey, girl, you have a perfect body with a perfect smile, perfect body. हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। इससे पहले के 2 वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या होती है। तो एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। भाषा ध्वनियों को कहा जाता है जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम आवाज़ निकालते हैं उन ध्वनियों को, और उन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम लिपि चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हम अपनी हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, और उसी लिपि के चिन्हों को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि है, बोलने में और लिखने में है वर्ण, और इन्हीं वर्णों की क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, इसके बाद वर्णमाला के बाद हम देखेंगे कि वर्ण 2 भागों में बांटे गए हैं। एक है हमारा स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जो कि वॉवल्स भी कहलाते हैं और व्यंजन जो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो वॉवल्स वो होते हैं, स्वर वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, मतलब जिनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, और ये होते हैं कुल 11, जिसमें है अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमारे हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 होते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में कितने होते हैं ये भी आप पूछ सकते हैं उस वक्त, तो उनकी आप एक टेस्टिंग हो सकती है। व्यंजन जो बाकी बचे हुए हमारे वर्ण हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, या व्यंजन जिनके उच्चारण के लिए हमें इन स्वरों की आवश्यकता होती है। तो इन स्वरों की मदद से हम इन वर्णों को बोलते हैं, ये हमारे कहलाते हैं व्यंजन, जो कुल 33 हैं। जैसे कि क, तो अगर हम क लिख रहे हैं तो अगर बिना स्वर की सहायता के लिखेंगे तो इसको हम हलंत के साथ लिखेंगे, लेकिन जब हम हलंत के बिना लिखेंगे तो क से लेकर के ह तक के 33 व्यंजन जो हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसके बाद इन्हीं व्यंजनों में कुछ स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कि जिनको हम म्यूट कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। जैसे कि उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ यानी कि होठ की सहायता या उनके स्पर्श से किया जाता है। क से लेकर के म तक के जो 25 हमारे वर्ण हैं वो म्यूट यानी कि स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और अंतःस्थ यानी कि सेमी कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं, जिनका उच्चारण मूर्धा, जीभ, तालु, ओष्ठ और दंत के योग से होता है। दोनों में अंतर देखिएगा, इसमें स्पर्श से होता है और यहाँ हमारे योग से होता है। इसमें हैं हमारे 4 अंतःस्थ व्यंजन, जिसमें आते हैं य, र, ल, व, और एक है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है, यानी कि जब हम किसी भी इनको उच्चारण करते हैं तो रगड़ आती है हमारे मुंह के किसी भी भाग से और उसमें ऊष्मा निकलती है, यानी कि हीट निकलती है। और ये 4 होते हैं श, श, स, ह। आप जब इसको बोलेंगे तो आप इसको महसूस भी करेंगे कि इनको बोलते समय हमारे ऊष्मा का निकलना हमारे मुंह से होता है। इसके बाद है हमारे संयुक्त व्यंजन जो जॉइंट कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसा कि उनका नाम है, ये 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, जिसमें क्ष, क्ष तो क और श के उससे है, त्र, त और र के योग से बनते हैं। ज्ञ, ज्ञ जो होता है हमारा ज और य से बनता है। अक्सर हम इसको ज्ञ पढ़ते हैं, पर होता है इसका सही जो उच्चारण है वो ज्ञ होता है। फिर है श्री, ये श और र से बनकर बनता है। और एक है हमारे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से मिलती है, मतलब यहाँ जब 2 व्यंजन एक जैसे एक पास लिखे जाते हैं तब उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कक्का, पक्का, बच्चा, गल्ला, तो लल्ला जो बोला जा रहा है ल, ये आधा ल और पूरा ल, इसको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें स्वर और व्यंजन है। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। इन व्यंजनों को फिर हमने और
जो आगे भाग में बांटा वो है स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, और ये इनके स्पर्श से होते हैं, इन्हीं से इसका नाम स्पर्श रखा गया है। अंतःस्थ उच्च का योग से होता है, ये 4 होते हैं, और ऊष्म ये भी 4 होते हैं, और इनके बोलने पर ऊष्मा का निकलना होता है, हीट निकलती है। और संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, द्वित व्यंजन जो अपने जैसी समान व्यंजन की ध्वनि के साथ बोले जाते हैं या उनकी ध्वनि उनसे मिलती जुलती है, उसको हम द्वित व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारा वर्ण विचार का एक भाग हुआ। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें हम बोलते और लिखते समय उनका उच्चारण किस प्रकार करेंगे। वर्ण विचार में एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार को कहते हैं नेसल, यानी कि नाक से। नाक से वायु निकलती है अधिक और मुख से कम, ठीक है। जैसे अंक, अंश, अंग, पंच आदि। तो अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो आप ज़रूर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब आने वाले अगले वीडियोस में हम पूरी की पूरी हिंदी की ग्रामर अपने बच्चों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं छोटे, वो इंग्लिश की ग्रामर बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन हिंदी की ग्रामर करने में उन लोग को थोड़ा परेशानी होती है। और कई स्कूलों में डायरेक्ट जो है ये पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो अनुस्वार के बाद आते हैं अनुनासिक, जो कि सेमी नेसल है, यानी कि आधा। इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे गाँव, दांत, हंसना, धसना। फिर है विसर्ग, जिसमें 2 डॉट लगाए जाते हैं। विसर्ग स्वर के बाद आता है, उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे कि प्रातः, अतः, पुनः, स्वतः। फिर एक बहुत कॉमन है रेफ। रेफ यानी कि जो र की तरह होता है, ये र का ही एक रूप है। जिस वर्ण पर यह लगता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है, इस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। पहले ये बच्चों को हमेशा यहाँ ध्यान दिलाइए कि जहाँ भी रेफ लिखा होगा वो पहले पढ़ा जाएगा, जैसे कि कर्ण, धर्म, मर्म, दर्शन, वर्ण इत्यादि। आप ऐसे और शब्द बच्चों को दे सकते हैं। फिर हलंत। हलंत में एक डैश की तरह लगाते हैं। स्वर रहित व्यंजन हलंत से दर्शाए जाते हैं। मतलब ये मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि अगर हमें स्वर के बिना लिखने हो शब्द तो बहुत मुश्किल होता है कॉन्सोनेंट को लिखना। तो अगर उन कॉन्सोनेंट को हम स्वर के रहित लिख रहे हैं, स्वर के बिना लिख रहे हैं, तो उसको हम कॉन्सोनेंट से हलंत से शो कर सकते हैं। जैसे कि क, ख, किसी में भी लिखा जा सकता है, सारे कॉन्सोनेंट इसमें लिखे जा सकते हैं। तो हमने अपने आज की वीडियो में पढ़ा वर्ण विचार में, और अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, रेफ और हलंत भी साथ में किया है। तो बच्चों इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इसकी मदद से इनको हिंदी की तरफ ज़रूर अग्रसर करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों की हिंदी कमज़ोर होती है।